नमस्कार दोस्तों। ईयर 1962 वर्ल्ड की नजरें सिर्फ एक जगह पे टिकी हुई थी और वो जगह थी क्यूबा। यूएसए और यूएसएसआर की मिसाइल्स आमने सामने खड़ी थी। यूएसएसआर की सबमरीन पे यूएस की शिप ने अटैक कर दिया था और कुछ दिन पहले यूएसए के स्पाई प्लेन को क्यूबा ने अटैक करके इंटरसेप्ट करके गिरा दिया था। एक पायलट की मौत भी हो गई थी। एक वॉर एकदम सामने खड़ी थी, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक वॉर की नहीं है। ये कहानी वॉर से ऊपर मानवता की कहानी है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी को समझने के लिए हमें क्यूबा की ब्रीफ हिस्ट्री को समझना पड़ेगा और मैं आपको 2 मिनट के अंदर में क्यूबा की ब्रीफ हिस्ट्री को समझाता हूं। क्यूबा यूएसए से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे है। क्यूबा पे 1898 तक स्पेनिश इन्वेशन था, मतलब ये स्पेन की कॉलोनी थी। यूएस के इंटरफेरेंस की वजह से ये स्पेन को बाहर निकाला और कुछ दिनों तक ये यूएस का प्रोटेक्टोरेट रहा। मतलब यूएसए यहाँ की इकोनॉमी को कंट्रोल करता था, यहाँ की फॉरेन पॉलिसी को, यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन सब कुछ यूएसए कंट्रोल करता था। 4 साल बाद 1902 में क्यूबा को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल तो जाती है, लेकिन ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं होती है और इसकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू रहती है यूएसए के द्वारा। यूएसए यहां की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करता है, यूएसए यहां की इकोनॉमी को डिसाइड करता है। कुछ सालों तक क्यूबा में गवर्नमेंट चली, लेकिन 1952 में क्यूबा के एक व्यक्ति जिसका नाम था बतिस्ता, उसने वहां पे सरकार को कू किया। सरकार को कू करने का मतलब सरकार को हटाना, और हटाने के बाद उसने अपनी पावर को इस्तेमाल किया और यहां पर अपनी गवर्नमेंट बना ली। शुरुआती समय में यूएसए का बतिस्ता के साथ रिलेशन काफी अच्छा था और बतिस्ता ने यूएसए के लिए काफी फेवरेबल काम किए थे। क्यूबा को हम सुगर बाउल भी बोलते हैं, यहाँ पे काफी सुगर प्रोड्यूस होता है, तो जितने भी सुगर के फार्म लैंड थे लगभग यूएसए को दे दिया गया था। जितनी भी माइनिंग थी सारे कंट्रोल यूएसए के पास थे। लेकिन धीरे धीरे बतिस्ता जो है क्यूबा में एक डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर रहा था और इस समय में यूएसए का बतिस्ता के साथ रिलेशन थोड़ा खराब होने लगा। यूएसए ने एक दोहरी चाल चली और बतिस्ता के अगेंस्ट में उसने फिडेल कैस्ट्रो को तैयार किया और कुछ दिनों बाद 1959 में फिडेल कैस्ट्रो बतिस्ता को हटा देते हैं और फिडेल कैस्ट्रो की सरकार आ जाती है। फिडेल कैस्ट्रो आने के बाद क्यूबा में काफी डेवलपमेंट हुए, लेकिन उस डेवलपमेंट से पहले हम यह समझते हैं कि उस समय में वर्ल्ड में क्या हो रहा था। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद ब्रिटेन का दबदबा हर जगह से खत्म हो गया और 2 पावरफुल कंट्री इमर्ज हुई, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। इन दोनों ने काफी न्यूक्लियर वेपन्स उस समय तक अपने पास रखे हुए थे। यूएसए कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था और यूएसएसआर कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा था। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की इस लड़ाई में काफी कंट्रीज जो थे वो यूएसए के साथ अपनी एलाइज बना रहे थे और कुछ कंट्रीज यूएसएसआर के साथ एलाइज बना रहे थे। इस एलाइज बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले 1949 में यूएसए ने कनाडा के साथ मिलकर और यूरोप की कुछ वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर 12 कंट्री का एलाइज 1949 में बना लिया था। इसे हम नेटो के नाम से जानते हैं। तो लगभग सिचुएशन ये थी कि नेटो के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, अगर उनमें किसी भी एक कंट्री पे अटैक किया जाता किसी भी दूसरे कंट्री से, तो सारे मेंबर कंट्री एक साथ उसके ऊपर अटैक करते। इतना ही नहीं, जो भी एलाइज कंट्री थे वहां पे मिलिट्री बेस यूएसए बना सकता था। तो उस समय में यूएसए ने टर्की में, इटली में यूएसए अपनी मिलिट्री बेस तो रखी थी, साथ साथ वहां पे मिसाइल्स वगैरह भी रखे हुए थे। समस्या यूएसएसआर के लिए काफी गंभीर होती जा रही थी और यूएसएसआर ने भी 1955 तक आते आते पोलैंड में वॉर्सो शहर में वॉर्सो पैक्ट किया, जिसकी तहत
पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ईस्टर्न जर्मनी, ऐसे कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ इन्होंने एक अलग मिलिट्री अलायंस करी थी। मतलब मोटा मोटी 1955-60 के आसपास में वर्ल्ड दो पार्ट में बट रहा था, सारे मिलिट्री अलायंस कर रहे थे और अपने आप को पावरफुल मिलिट्री से मजबूत बनाने की दौड़ में शामिल थे। वापस हम आते हैं अपनी क्यूबा की स्टोरी पे कि क्यूबा में क्या हो रहा था। कैस्ट्रो के आने के बाद जितने फेवर बतिस्ता ने दिए थे यूएस को, कैस्ट्रो ने उन सबों को वापस लेना शुरू किया। जितनी भी यूएस कंपनीज यहां पे ऑपरेट कर रही थी क्यूबा में, उनको हटाना शुरू किया। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं, ये सारे सेक्टर्स को नेशनलाइज करना शुरू किया। इससे यूएसए का रिलेशन क्यूबा के साथ काफी खराब होने लगा और यूएसए कैस्ट्रो को बिल्कुल पसंद नहीं करने लगा। कैस्ट्रो क्यूबा में कम्युनिस्ट सेटअप करने लगा था और इस वजह से कैस्ट्रो का रिलेशनशिप यूएसएसआर के साथ डेवलप होने लगा। क्योंकि यूएसएसआर से यूएसए की दुश्मनी पुरानी थी, अब क्यूबा और यूएस का रिलेशन काफी खराब होने लगा। इस रिलेशन को खराब होते देख यूएसए ने एक चाल चली और जो क्यूबा के कुछ एग्जाइल्स जो यूएसए में रहते थे, वैसे कुछ 1400 एग्जाइल्स को, क्यूबन एग्जाइल्स को यूएसए ने ट्रेन किया और मौका देखने पर क्यूबा में अटैक करने के लिए लगाया ताकि कैस्ट्रो को हटाया जा सके। 1961 में यूएसए में इलेक्शन होने वाली थी और क्यूबा से इस खराब रिलेशन से यूएस के सिटीजन्स काफी नाराज थे और इसलिए जॉन एफ कैनेडी ने अपने इलेक्शन के कैंपेन में क्यूबा को वापस से अपने कंट्रोल में लाने का जो मोटिव था, इनके कैंपेन में उन्होंने सबसे पहले सबसे फोरमोस्ट प्रायोरिटी दी थी। 1961 में इलेक्शन हुआ और जॉन एफ कैनेडी यूएस के प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनने के कुछ दिनों बाद इन्होंने क्यूबा में उस 1400 एग्जाइल्स को भेजा। खैर, चूंकि ये क्यूबन्स ही थे, तो क्यूबन फिशरमैन जब इन एग्जाइल्स को देखे अटैक करते हुए, तो इन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और ये समझ गया कि ये तो क्यूबन ही है और ये वॉर, ये लड़ाई कह सकते हैं, 3 दिन के अंदर में कैस्ट्रो ने जीता। जीतने के बाद यूएस की ये कॉन्स्पिरेसी वर्ल्ड के सामने नजर आई और वर्ल्ड के काफी लोगों ने यूएस को इसके लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया। खैर, कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है। इसके बाद कैस्ट्रो ने यूएसएसआर से मदद मांगी और यूएसए ने क्यूबा के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस, ये सब चीज को बंद किया। यूएसए ने क्यूबा के पास नेवल ब्लॉकेड लगाई ताकि यूएसआर की शिप यहां ना आ सके। कैस्ट्रो ने यूएसएसआर के प्रेसिडेंट से मदद मांगी और यूएसएसआर ने क्यूबा में अपने मिसाइल सेटअप कर दिए। ये मिसाइल्स तैयार थे यूएसए की टेरिटरी में जाने के लिए, क्योंकि यूएसए की टेरिटरी यहां से मात्र 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। खैर, जब ये मिसाइल्स वहां पे लगाए गए तो इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट यूएसएसआर ने नहीं की थी, लेकिन यूएस को लगभग ये पता था। कुछ दिनों बाद यूएस की एक स्पाई प्लेन ने इसे डिस्कवर किया और फोटोग्राफ्स शेयर किए और यूएसए कंफर्म हो गया कि यूएसएसआर ने मिसाइल्स यहां पे लगाए हैं। कुछ दिनों बाद एक यूएस का प्लेन जो कि क्यूबा की टेरिटरी से पार हो रहा था, क्यूबा ने समझा कि शायद ये यूएस का अटैक है। क्यूबा ने उस प्लेन को मार गिराया और उस प्लेन के पायलट मर गए। प्लेन के पायलट के मरने के बाद यूएस के सिटीजन्स में काफी गुस्सा आया और इन लोगों ने यूएसए क्यूबा पे अटैक करने की बात की। चूंकि यूएसए को बहाना मिल चुका था, क्योंकि क्यूबा ने अटैक किया था और फर्स्ट स्टेप क्यूबा ने लिया था, तो अब यह कंसीडर किया गया कि वॉर तो क्यूबा की तरफ से शुरू हुई है। उस समय में यूएसएसआर की एक सबमरीन थी यहां के वाटर में, तो यूएसए ने इस सबमरीन को अटैक किया। इस सबमरीन में 3 कैप्टन थे और तीनों कैप्टन को पहले से यह हिदायत थी कि अगर किसी भी वजह से हमारी कम्युनिकेशन रसिया के साथ खत्म हो जाती है, यूएसएसआर के साथ खत्म हो जाती है सबमरीन की, तो न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर दिया जाए। लेकिन
जो सबसे मेजर कैप्टन थे उनका नाम था आर्क पोप। उन्होंने ये डिसीजन पे थोड़ा पॉज लिया, और जब तक ये पॉज लिए, जब तक उन्होंने सोचा कि क्या करना है, तब तक यूएस और यूएसएसआर के बीच में नेगोशिएशन चालू थे कि कैसे भी इस वॉर को रोका जाए। अब देखिए दोस्तों, एक बड़ी ही समस्या की बात यह आती है, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में क्यूबा क्राइसिस को सॉल्व करने का प्रॉमिस किया था। हालांकि जॉन एफ कैनेडी चाहते थे कि वो यूएसएसआर की डिमांड को मीट करें, तो यूएसएसआर की दो तीन मेजर डिमांड थी। पहला, नेवल ब्लॉकेड को खत्म किया जाए। दूसरा, इटली और टर्की में जो मिसाइल्स यूएसए ने स्टेशन किए हैं उन्हें विड्रॉ किया जाए, तभी जाकर यूएसएसआर क्यूबा से मिसाइल को विड्रॉ करेगा। ये यूएसए के लिए काफी प्रेस्टीज की बात थी, साथ ही साथ यूएसएसआर के लिए भी काफी प्रेस्टीज की बात थी कि विड्रॉ कौन करे। लेकिन दोस्तों देखिए, हमारे यूएसएसआर के प्रेसिडेंट क्रुश्चेव ने और जॉन एफ कैनेडी के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जहां पे जॉन एफ कैनेडी ने बोला क्रुश्चेव को कि अगर आप पब्लिकली रसिया में अनाउंस कर देते हो कि आप क्यूबा से अपनी मिसाइल्स को विड्रॉ कर रहे हो, तो मैं भी आपके टर्म्स को अग्री करूंगा, बट सीक्रेटली, पब्लिकली नहीं, क्योंकि मैं आज इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं पब्लिकली इस चीज को एक्सेप्ट करूं। अगले ही दिन वहां के रेडियो पे यह खबर दी गई कि रसिया क्यूबा से अपने प्लेन्स को एग्जिट कर रहा है, अपने मिसाइल्स को विड्रॉ कर रहा है। हालांकि दिल पे पत्थर रख के क्रुश्चेव ने यह बात बोली थी, और ऐसा बोलने के साथ वो पूरे यूएसएसआर के विलेन बन गए होंगे, लेकिन पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में वो एक हीरो के रूप में उभरे। क्योंकि अगर ये वॉर हो जाती तो इससे करोड़ों लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि इसमें दो मेजर न्यूक्लियर पावर्स इन्वॉल्व थे। इस वॉर को रोका गया। अगले इलेक्शन में क्रुश्चेव जीते भी नहीं, और आपको ये जान के बड़ी आश्चर्य होगा कि 1987 तक इस सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वर्ल्ड में किसी को जानकारी नहीं थी। सिर्फ 1987 में पहली बार यह पता चला कि यूएसए यूएसएसआर के टर्म्स को अग्री कर चुका था, सिर्फ वो अपने नेशन, अपने कंट्री में नहीं बोलना चाहता था। इस तरीके से ये वॉर हटी, और यही थी वो कहानी। और आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।